नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और महारिवीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि आजकल हम लोग महारिवीजन कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन आज अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो सारी इंटीग्रल कैलकुलस आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम अगले दिन कवर कराएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। तो बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप JEE मेन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो अभी तक की लाइफ की। और मैं चाहता हूं कि मतलब आप 80 से ज़्यादा नंबर स्कोर करो। जो 100 नंबर का मैथ्स का पेपर आ रहा है ना, उसको आप 80 के ऊपर ले जाइए। उतनी हम मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे बच्चों कुछ क्लासेज आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वेक्टर 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट की क्लासेस आपके रैंकर्स JEE चैनल पर चल रही हैं। तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। उसका हम कोशिश करेंगे कि आज से हम डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वीडियो का लिंक है वो हम दे देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर करें। और अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे हम क्या कवर कराएंगे, तो इंटीग्रल कैलकुलस आपका ख़त्म हो गया, कल से डिफरेंशियल कैलकुलस पर लगेंगे। और उसके बाद सेलेक्टेड ट्रिगो कंप्लीट कराऊँगा और उसके बाद सेलेक्टेड एल्जेब्रा के रेगुलर टॉपिक्स बच्चों हमने वन शॉट करके या पार्ट वाइज करके हमने ऑलरेडी JEE मेन क्रैश कोर्स में अपलोड कर रखा है। तो जिन बच्चों से रिक्वेस्ट है, मतलब उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं वो आराम से पढ़ें। और जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बच्चों परेशान मत हो, क्योंकि जो मैं स्टार्ट करूँगा और जो फास्ट पढ़ाऊँगा इस तरह से मैं रेगुलर पढ़ाता नहीं हूँ। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, तो हर चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। तो आपको हर चीज़ मिलेगा इस चैनल पे, JEE मेन, JEE एडवांस, 11th-12th सब कुछ है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और बेहिचक रहिए, हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आप मैथ्स में तो फोड़ ही दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिज़िक्स केमिस्ट्री आपका जैसा भी हो, मैथ्स तो हम फोड़वा ही देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहली हेडिंग आप लोग लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये क्या है? तो इसके लिए देखिए, हम बेसिक से शुरू के 10 मिनट तक आपका स्टैंडर्ड रहेगा चीज़ें, तो थोड़ा सा आसान लग सकती हैं, लगेगा कि ये तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सुनना होगा दोस्तों, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है फाइनली। तो ये है कि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को हम लोग परफेक्ट एक्सरसाइज या श्रीधराचार्य वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों डेफिनेशन ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें dy/dx टाइप की चीज़ें प्रेजेंट हों, मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है, तो फटाफट लिखते हैं, एन इक्वेशन कंटेन्स, लिखिए फटाफट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is known as differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DE लिख देंगे, है ना। इतना बड़ा लिखने, लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल dy/dx इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं d2y/dx2 प्लस k टाइम्स y इक्वल टू प्लस k टाइम्स y इक्वल टू 0, जिसको आप फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते भी हो गए, इक्वेशन ऑफ SHM। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि दोस्तों, दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है ऑर्डिनरी और एक होती है पार्शियल।
नाम बस जानिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनरी डी लिख देता हूँ, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक रहता है। जैसे एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपके कोई भी हो सकता है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे रहते हैं। तो जैसे मैं अभी तक जितने एग्जांपल दिया था यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो ये ऑर्डिनरी के एग्जांपल हैं। पार्शियल आप ऐसे नोट करके चाहें तो लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इसका एग्जांपल लिख देते हैं, पहले तो इसको डेल से डिनोट करते हैं, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। तो इससे मुलाकात आपकी होगी दोस्तों जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे कॉलेज में, तो इसके दर्शन होंगे। जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में रहेगा तो उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ऑर्डिनरी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यही चीज़ें वहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर? तो ये रहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो गया पार्शियल। अगर कहीं मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्लियर? अब इसमें अगला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों ऑर्डर एंड डिग्री। जैसे आप सिलेबस देखोगे ना किसी भी एग्ज़ाम का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला पॉइंट लिखा रहता है वो लिखा रहता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो क्या है वो देखिए। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में ये है दोस्तों कि आप क्या करिए, द डिग्री या ऐसे लिखिए द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। जैसे मैं पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ फिर मैं इसको प्रॉपरली लिखवा दूंगा, है ना। पहले मैं समझाता हूँ इसको फिर अच्छे से आप देखिए। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, ऑर्डर का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है तो उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डी वाई बाई डी एक्स या जो भी डेरिवेटिव्स हैं अगर उनकी पावर को आपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दिया, मतलब उसकी पावर को फ्री फ्रॉम रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर कर दिया, तो उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। तो मैं एक एक करके जो चीज़ें बोला हूँ उसी को लिख देता हूँ और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर भी होगा। और एक क्वेश्चन गारंटी है दोस्तों आएगा, तो क्लास को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और पूरा पढ़िए, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, है ना। ये मेरा है रिक्वेस्ट आपसे कि आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फर्दर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं एक एक करके वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसमें पता करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, उसको हम लोग बोल देंगे ऑर्डर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है। केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स की तरह ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल, नेगेटिव, और ये सब नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर हमेशा एक नेचुरल नंबर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एन ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑर्डर की जो भी ऑर्डर, तो पहली बात तो हमेशा डिफाइंड होगा और ऑर्डर की जो भी डिग्री आएगी वो बेसिकली नेचुरल नंबर में आएगी। तो ये हो गया ऑर्डर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव्स, है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये डेरिवेटिव्स को ही बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है उसमें अगर हमने डेरिवेटिव्स को फ्री फ्रॉम रेडिकल या पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब डी वाई बाई डी एक्स और उसकी पावर होल नंबर हो। सेकंड डेरिवेटिव है तो उसकी पावर होल नंबर। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर ही नॉर्मली आता है यहाँ पे। हाँ, वेरिएबल से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे x की पावर 1/3 हो, y की पावर 2/3 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव से लेना देना होता है। तो उसी को कहते हैं डिग्री। डिग्री कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफाइंड ही हो। अगर हम मान लीजिए सभी डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख देते हैं तो डेरिवेटिव्स इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट, और अगर नहीं लिख पाते हैं तो फिर लिखते हैं डिग्री इज़ नॉट अप्लीकेबल या डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे ऑर्डर तो तुरंत आप रिपोर्ट कर दोगे। जैसे आप कहोगे कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर हो गया 2। लेकिन इसको दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, ये ऐसे कुछ लिखा है ना, y2 की पावर 1/2 इक्वल टू y1 प्लस 5 की पावर 1/3। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ 6 पावर कर दीजिए
तो y2 की पावर 3 इक्वल टू y1 की पावर क्या हो जाएगा, y1 की पावर 5 की पावर होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो y1 y2 आपके फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव हैं। तब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर तो रिपोर्ट किए थे 2, और जो डिग्री है, डिग्री वो हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट है व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर रिटेन इन पॉलिनोमियल फॉर्म, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल। यहाँ देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2, और डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। अब सवाल उठता है कि ये क्यों लिखा हमने, तो कहोगे कि सर ये साइन है, अगर इसको पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब इसके पावर नेचुरल नंबर की कोशिश करेंगे तो इधर साइन इन्वर्स करना पड़ेगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर इसको हटाएंगे तो ये डिस्टर्ब होगा, मतलब एक साथ ये दोनों कभी हट नहीं सकते, तो डिग्री एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरिएबल में कुछ भी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ऑर्डर भी कितना है, ऑर्डर आपका है 1, और डिग्री भी अपना है, डिग्री भी कितना हो गया 1 के इक्वल। तो ये चीज़ है हम लोगों को ये पढ़ना है। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता रहता है, तो ये आपको जानना चाहिए। क्लियर, तो ये हमने बता दिया। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest order differential coefficient occurring in the differential equation, and when all derivatives are expressed in polynomial form that is free from fractional power or radicals, then the exponent of highest order derivative is known as degree। और अगर नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे कि डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम लोग लिखते हैं हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो दोस्तों हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद वो पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभी बनाना भी पड़ सकता है, तो इसमें क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स का बनाते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब दोस्तों हमने जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्किल्स पढ़ा है ना, उसी तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी इज नोन एज फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या होता है, कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करते हैं, तो उसके मेंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 में लैम्डा एक पैरामीटर है ना, उसी तरह का। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग जो भी इक्वेशन बनाएंगे, पहले तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो जनरल फैमिली ऑफ कर्व्स रहेगा। तो स्टेप 1 होगा कि आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ आर्बिटरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने वर्ड बोला, क्योंकि IIT JEE में एक बार क्वेश्चन आ चुका है जो बहुत ज़्यादा बुद्धू बनाते हैं, उसमें 5 दिए रहते हैं। स्टार्टिंग में देखने पे लगता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5 है, लेकिन वो बाद में समराइज़ होके आपका 3 आ जाता है। तो वो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको जब आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट से हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लिंक करते हैं, इसीलिए ऑर्डर एंड डिग्री का इंपॉर्टेंस है। और आपको करना क्या है दोस्तों, तो फैमिली ऑफ कर्व दिया है स्टेप नंबर 1। आप क्या करिए, स्टेप 1 में n आर्बिटरी कांस्टेंट है, जैसे 2 हैं तो उस कर्व को आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। नंबर से बताते हैं, n है तो n बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन वाला n रिलेशन और एक कर्व वाला तो n+1 रिलेशन मिल जाएगा, और उन n+1 रिलेशन की हेल्प से आर्बिटरी कांस्टेंट को दोस्तों गायब कर देंगे। हमने आपको रूल बताया है लोकस प्रॉब्लम में कि अगर आपको 2 वेरिएबल को गायब करना है तो देयर आर 3 आर्बिटरी कांस्टेंट्स, और अगर आपको 5 वेरिएबल को गायब करना है, नहीं आई एम रियली सॉरी, मैंने ये बताया है कि अगर 2 वेरिएबल को अगर हमें गायब करना होता है, 2 चीज़ों को, तो हमें 3 रिलेशंस दिया रहता है, और अगर 3 को गायब करना होगा तो 4 रिलेशन, 1 को गायब करना होगा तो 2 रिलेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 रिलेशन से आर्बिटरी कांस्टेंट्स को गायब कर देते हैं, और जो गायब हुआ दिखेगा जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट लोग लुप्त हो गए रहेंगे, डिसअपियर हो गए रहेंगे, उसी चीज़ को बोला जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो गायब हुई चीज़ है उसी को बोलते हैं एलिमिनेंट, तो उसको कहा जाता है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी चीज़ को जो मैं बोल रहा था वही चीज़ें सिस्टमेटाइज, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में लिखे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार पढ़ देते हैं। लेट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसमें C1 से लेकर Cn आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, n बार आपने डिफरेंशिएट किया, n+1 रिलेशन आया, एक ये और एक n यहाँ पे। इन n+1 रिलेशन से आर्बिटरी कांस्टेंट्स को आप गायब कर दीजिए, और एलिमिनेंट आपका रिक्वायर्ड डी है। जब एग्जाम्पल समझाऊंगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि y = mx दिया है, वेयर m इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट, m इज़ कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं। तो ये कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y इक्वल टू mx लिखा। तो ये आपका इक्वेशन 1 है। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो m के इक्वल। अब इन दोनों रिलेशन से गायब करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? m को उठा के पहले हम पटक देंगे। तो y इक्वल टू x टाइम्स dy/dx, ये कहिए या इसको ऐसे आप लिख दीजिए dy/dx इक्वल टू y अपॉन x, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिएगा वो y इक्वल टू mx ही आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। तो हम लोग पहले उस सर्किल को बना लेते हैं। तो ये सर्किल है और ये y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ये रही आपकी y एक्सिस। सर्किल का सेंटर जैसे हमने राइट साइड में दिखाया है दोस्तों, आप लेफ़्ट साइड में भी दिखा सकते हो। तो इसके सेंटर को क्या मान लिया जाए? a, 0। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? a। तो इस सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो आप क्या कहोगे? सर एक है आर्बिटरी कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? डिफरेंशिएट x। तो आपका ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y dy/dx माइनस 2a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और a की वैल्यू दोस्तों मिल जाएगी x प्लस वाई टाइम्स dy/dx। अब हमने बोला था कि इन दोनों रिलेशन से आपको क्या करना है? a को एलिमिनेट करना है। तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2, ये आपका दोस्तों हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? तो ब्रैकेट में आप लिखोगे दोस्तों a नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और a की जगह पे आप लिखेंगे x प्लस वाई टाइम्स dy/dx इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को dy/dx निकाल के छोड़ना अच्छा लगता है। तो ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy/, ये xy है दोस्तों, 2xy dy/dx इक्वल टू 0। तब यहाँ से आराम से आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ये रहा कंप्लीट। क्लियर? तो इसमें क्या किया है हमने? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखा जा सकता है। क्वेश्चन से तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमें कुल मिला के फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन लिखनी है, सीधी सी बात है। और जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद क्या करना है? जैसे यहाँ पे एक आर्बिटरी कांस्टेंट से देखिए, तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना है? 1 है। फिर हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट्स को गायब कर देते हैं। इसमें क्वेश्चंस वही आते हैं जिसको स्टूडेंट आराम से गायब कर लें। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा दोस्तों जिसमें आप आर्बिटरी या इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को गायब ही नहीं कर पाएँ, तो फिर क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो हम कर रहे हैं उसको करते जाइए और चिल आउट करिए, है ना, बने रहिए। कहते हैं ना, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार एंड जे इज वर्ल्ड वॉर 3। एक प्रकार से आप लोगों का प्यार भी है जे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको मिस मत करिएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कर लिए? पहले डेफिनेशन पढ़ लिए, ऑर्डर डिग्री पढ़ लिए, उसके बाद उसको बनाना भी सीख लिए। अब बन गया तो उसको सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। तो अब लिखिए आप लोग हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो दोस्तों, सॉल्यूशन में 3 तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। पहले तो सॉल्यूशन है क्या उसके बारे में बता दें। तो द अननोन फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। मतलब आप वो फंक्शन निकालो जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और उस फंक्शन को फाइंड आउट करने वाले मेथड को बोलते हैं सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्लियर। दूसरा होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आपका सिंगुलर
सिंगुलर कह सकते हो या इसको ट्रिवियल भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन जो ऑब्वियस होते हैं, है ना। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ़ आर्बिटरी कांस्टेंट आपके जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इक्वल रहता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लिखा हुआ है d2x/dy2 इक्वल टू 6x माइनस 5। क्लियर। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx मिलेगा और 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² माइनस 5x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे, c1 लिख देते हैं, और फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये x³ माइनस 5/2 टाइम्स x² प्लस c1 टाइम्स x प्लस c2। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं तो आप कहोगे 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसी को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। समझिएगा इसको, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। जनरल मतलब कि जब अपने सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल दिखें तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। और ये C1 C2 की वैल्यू अगर असाइन कर दें, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई मेथड दिया गया और एज्यूम कर लिया कि लेट C1 की वैल्यू 2 है और C2 जो अपना 6 है, तो ये क्या मिल जाएगा फिर, तो y इक्वल टू लिखेंगे x³ माइनस 5/2 टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 6। ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना दोस्तों, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये 6x माइनस 5 तो आ ही जाएगा। लेकिन इसको हम लोग जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट असाइन करते हैं और जो हमें डिफरेंशियल जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किए हैं ना, C1 C2 के एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन किए हैं, तो उस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कहा जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर, भूलिएगा मत। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, NCERT में जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये क्या है, अगर y की वैल्यू x³ माइनस 5/2 टाइम्स x² प्लस मान लीजिए 3x प्लस यहाँ पे c लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों इसको भी पार्टिकुलर ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल इसलिए नहीं बोल सकते। पार्टिकुलर क्यों बोल सकते हैं ये तो मैं बता दूंगा, जनरल क्यों नहीं बोल सकते ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जनरल इसलिए क्योंकि यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट केवल और केवल c है, जबकि 1 है, और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2 है। इसका मतलब बीच में कहीं घपला हुआ है, क्योंकि अगर सही रहता तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहते, 2 नहीं आए हैं, इसका मतलब इसको भी आप क्या बोलेगे, पार्टिकुलर। लेकिन नॉर्मली हम लोगों को आज तक IIT JEE या जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्वेश्चन जो आता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये इसी को कहता है, विच इज़ फ्री फ्रॉम कांस्टेंट्स। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल JEE वाले एक बार कैसे सेट किए हैं, तो इसका ऑर्डर पूछे थे, और वो क्या था एक बार देखिए थोड़ा सा ध्यान से। तो a टाइम्स कॉस ऑफ, जैसे ये ऐसे लिखा था, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि C1 कॉस ऑफ, या IIT वाले ऐसे लिखे थे, देखो दोस्तों, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ x प्लस C3 प्लस, है ना, मैं इसे लिख देता हूँ, C4 e की पावर x प्लस C5। इसका क्या पूछे थे, ऑर्डर। तो ऑर्डर में ये बुधू बनाए हैं, आंसर 5 4 3 2 1 ये सब दिए हुए थे। तो ये लोग बकरा बन जाते हैं पहले ही। 5 कहेंगे 5 है, नहीं 5 नहीं होगा, देखिए ध्यान से। ये y इक्वल टू C1 प्लस C2 को एक नया कांस्टेंट बना दीजिए, मान लीजिए ये a है। कॉस ऑफ इस बेचारे को तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो C3। और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इन भाई साहब को C4 e की पावर C5 इंटू e की पावर x तो लिख ही सकते हो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से। तो ये कुछ b e की पावर x टाइप का हो गया ना। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हुए दोस्तों, तो कहोगे कि एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये टोटल तो 3 ही हैं। तो 3 है तो इसका मतलब क्या है यार, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, ये 4 भी नहीं आएगा, ये भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप भूलिएगा मत, ये नंबर ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेट करवाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जो JEE मेन का क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको सॉल्व करने आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, फिर हम आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं और फिर उसके आगे मूव करते हैं। ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ कंसेप्ट ये बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। तो एकदम एक डायग्राम को एकदम आप फ्रेशली बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है डायग्राम और ये है अपना कर्व y = f(x) और ये कोई पॉइंट P है। तो हमने क्या किया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पर एक नॉर्मल भी बना दिया, है ना, और ये पॉइंट P है। ध्यान रखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट को बना देते हैं h, k, और इसको हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग T कहते हैं, इसको M कहते हैं। एक दो चीज़ें देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, नोट वोट मत करो, बाद में नोट कर लेना वीडियो रोक के। अगर आप प्रीमियर देख रहे हो तो कोई निश्चिंत नहीं, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपके साथ है, ये वीडियो पड़ा रहेगा, आराम से आप नोट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों समझ में तो आना चाहिए, पहले समझ में आ जाएगा तो नोट नहीं भी करोगे ना तो चलेगा। तो पहली चीज़ ये है कि ये भाई साहब अपने थीटा हैं, ये टेंजेंट और नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा π/2 - थीटा। समझिएगा, ये जो PT है ना, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप जैसे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिमिलर लॉजिक से ये लेंथ ऑफ PN क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये P जो M है इसका नाम होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसको कहते हैं फुट ऑफ ऑर्डिनेट। एक टर्म यूज होता है दोस्तों, फुट ऑफ ऑर्डिनेट। ऑब्वियसली ये नीचे लाए हो तो ऑर्डिनेट बोल रहे हो, तो इधर लाते हो तो क्या बोलते हैं, फुट ऑफ एब्सिसा। वो उतना आता नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड। और क्या लिख रहा हूँ, तो PT को मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट। पहले आप एक एक चीज़ लिख लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और PN को क्या लिख रहे हैं, तो सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल लिख रहे हैं, तो ये भी आप लिख दीजिए लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब कहोगे कि सर आप तो चिल्ला रहे थे कि 2-2 3-3 ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी होता है, तो अब वो क्या है, कुछ बताइए यार, कुछ तो बताओ। तो देखो ध्यान से, चिल जस्ट चिल। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये PT है ना, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, प्रोजेक्शन से बचना मत। अभी वेक्टर 3D में पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें आएगा प्रोजेक्शन। तो कहोगे कि सर PT का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, ये तो TM होगा, PT का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या होगा, TM होगा। तो इसी TM को क्या बोलते हैं, सब टेंजेंट। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज सब टेंजेंट। तो सब नॉर्मल क्या होगा, PN का प्रोजेक्शन, तो कहोगे कि TN होगा सिमिलर वे में, तो आप लिख डालिए इसको। तो TM क्या है, TM, तो ये है अपना सब टेंजेंट या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। और एक और बच रहा है MN, ये कौन है भाई, तो ये है सब नॉर्मल। अब कहोगे कि सर ये तो हो गया, अब इनकी वैल्यू भी कैलकुलेट करवा दो यार, इतना जगह छोड़े हो। तो ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ा है दोस्तों। अब देखिए, जैसे आपसे कहा जाता है पॉइंट नंबर 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, तो आप क्या लिखोगे, f'(h), या जिसको dy/dx करके x की जगह h और k की जगह y रख देंगे। दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो ये क्या लिखेंगे, y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो m तो आपको मिल चुका है। और लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट h, k, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा y - y1 = m, तो 1/f' टाइम्स x - x1। क्लियर। तो देखो दोस्तों, इसमें करते क्या है, क्वेश्चन करने का जो रूल है, जैसे कहेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसका मतलब dy/dx की बात कर रहा है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा दोस्तों, तो
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कभी भी क्वेश्चन आता है ना ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जिसके 99% चांसेस हैं कि पूछे जाते हैं, तो आप क्या करिएगा, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिएगा। जो भी कह रहा है ना, कहीं से भी पास करा रहे हैं ना, टेंजेंट नॉर्मल कहीं कुछ भी पास करा रहा है, आप पास करा दीजिए। और उसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, जैसे पास उस कराने के बाद, जैसे आपने पास करा दिया पूरा, तो आप जब जैसे आपका जो भी रिलेशन आया होगा उसमें h होगा, k होगा, f' होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पाने के लिए हम लास्ट का स्टेप लिख देते हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पाने के लिए h को हम लोग क्या करेंगे x, k को क्या करेंगे y, और f' को क्या करेंगे dy/dx, और उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके मेथड मैं बताऊंगा एक एक करके, लेकिन ये स्टेप आपको लिखना है। तो इस डायग्राम में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं दोस्तों। पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज़ dy/dx, हमारे साथ बोलिए, जय माता दी तो बोलना ही है, इसके अलावा भी बोलिए। तो ये क्या बोला था मैंने, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये फुट ऑफ ऑर्डिनेट, इधर फुट ऑफ एब्सिसा, और एक टर्म होता है दोस्तों उसको कहते हैं रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर क्या है, तो ओ को इस P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो इसी का नाम है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर वैसे ये बहुत कम आता है, जेई जब सब्जेक्टिव होता था तो इस टर्म को यूज भी किया जाता था। अब तो लल्लू छाप टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई में। आईआईटी जेई की बात कर रहा हूँ, जेई में तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कुछ ज़्यादा ही है आपका। तो आप ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन दोस्तों आपको जेई में टारगेट करना है। पहले जेई में टारगेट करो, एडवांस की मेरी गारंटी है, मैं आपको एडवांस में क्वालिफाई कराऊंगा और आपके 2000 के अंदर रैंक आएगी, 1 से 2000 के बीच में, अगर मेरी सारी कही हुई बातों को आप करते हैं तो। कंडीशन अप्लाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों जो दोस्त हमारे लिए 2 स्टूडेंट नए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, हर चीज़ करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अकेले 10 दोस्तों को पकड़ के लाओ, जो भी हो 11th 12th। और जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं, इस जनशताब्दी एक्सप्रेस की तरह कोर्स नहीं भागता है दोस्तों। जब मैं 12th के स्टूडेंट को ये चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, तो ये पूरा एक क्लास ही एक ही में चला जाता है। इस पर कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम कराते हैं। लेकिन तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनकी भी क्लासेज रेगुलर होंगी। जैसे कई 12th के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारी क्लासेज आप होल्ड पे रखती हैं, जिनका 2021 टारगेट है। तो बच्चों उनके आपके लिए कम से कम 4 से 5 महीने तो है ना। अरे यार, जब 10 महीने में फुड़वा रहा हूँ 80, तो 4-5 महीने में तो 100 में 100 साला सोचने लगोगे कि अब 100 के बाद क्या करें। ये इस सिचुएशन हो जाएगी आपकी जेई मेन और एडवांस दोनों में। बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे वो हमारी फ़ीस को अगर पे करना चाहता है तो हमारी फ़ीस यही है दोस्तों कि आप अपने 10 दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हो उसको लाखों मिलियन में लेकर जाइए। सब लोग मैथ को एंजॉय करें। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है दोस्तों कि जो आईआईटी जेई का पेपर जो आजकल कहा जाता है कि केमिस्ट्री सबसे इजी स्कोरिंग है, सबसे हाईली स्कोरिंग है, मैं उसको उस मिथ को टूटना चाहता हूँ, तोड़ देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा विवेक सर से पढ़ेगा उसके लिए मैथ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा और वो सबसे ज़्यादा मैथ में स्कोर करेगा, क्योंकि उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। जब सारे आते हैं तो आएगा तो उसी में से कुछ भी आएगा, कर ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं एक एक करके लिखवाता हूँ। तो आप अगली हेडिंग लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो दोस्तों, सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसको ट्रिवियल बोल रहे थे। ट्रिवियल का मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जो ऑब्वियस होते हैं लेकिन जिसको जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है ऑब्वियस सॉल्यूशन। जैसे हम लोग ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं ना। तो जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है। अलजेब्रा सेक्शन में आप जाइए, जेई मेन क्रैश कोर्स, उनको ज़रूर कर लीजिए, है ना। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके कंफर्म, तभी तो आप स्कोर कर पाओगे ना। तो लिखिए हेडिंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन कौन से मेथड है भाई? तो पहला है वेरिएबल सेपरेबल, जिससे वेरिएबल को क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा दोस्तों होता है रिड्यूसिबल
टू वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर, वेरिएबल सेपरेबल, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए, वैसे नाम में क्या रखा है। तीसरा क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। चौथा होता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, जिसको अभी अवॉइड करेंगे, ये कम आता है ना। जेई मेन में तो नहीं आएगा, जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एडवांस वाला जब हम क्रैश कोर्स चलाएंगे आपका महा रिवीजन, सुपर महा रिवीजन उसका नाम रखेंगे, तो फिर उसमें भी ये हम पढ़ा देंगे, है ना। बाकी सब डिस्कस करते हैं। पांचवा होता है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छठा होता है रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, जिसमें हम लोग बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं। ये वही बर्नौली है आपका, बर्नौली थ्योरम वाला, बर्नौलीज इक्वेशन। क्लासियस इक्वेशन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, उसका एक ही फॉर्म है। सातवां होता है दोस्तों इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेबल और कॉम्बिनेशन। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ये इम्पॉर्टेंट इसमें ये है दोस्तों कि आपका ये जो मेथड है, जैसे इसमें क्या क्या जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो फर्स्ट, सेकंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। केवल एक पार्ट एडवांस के पॉइंट, एडवांस के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब कह रहा हूँ कि ये जेई मेन में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही लेंदी होता है। तो एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं, सभी मेथड के बारे में पढ़ेंगे और सब पे 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो पहली हेडिंग है दोस्तों, आपका क्या लिखा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल, समझिएगा इसको, है ना। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वो सारी चीज़ें बता देंगे। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, जितना है आपके सिलेबस में। फिजिकल वाला फिजिक्स में पढ़ते ही हो, है ना। कोई भी डेरिवेशन करते हो तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का आ ही जाता है। जैसे आप स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो वो उसमें हम नहीं जाएंगे। फिजिक्स वाले सर आपको तो बता ही दिए होंगे। हम आपको जो मैथ्स का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, मैथ्स में क्या है, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालो, और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ये इस तरह से दिया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और ऐसी कुछ आपने देखा कि जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ये बेचारा आपका स्प्लिट हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई में कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या किया, अब डी वाई बाई डी एक्स को आपने स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई लिख दिया। क्लियर। तो यहाँ से क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को नाम से ही क्लियर है कि वेरिएबल सेपरेबल, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल देखो नाम रखने के पीछे भी तो कोई लॉजिक है, ऐसा तो नहीं जो मन में आया कहीं से भी उठा लिया नाम रख दिया, है ना। नाम रखने के पीछे लॉजिक होता है और उस लॉजिक को आप समझिए। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए नाम है इसका वेरिएबल सेपरेबल। तो इसमें y की पार्टी एक तरफ, dx की पार्टी एक तरफ करना है, तो ये क्या लिखेंगे, 1/g ऑफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। और हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये 1/g ऑफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और 1 ऑर्डर का था तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना लगेगा, 1। तो ये रहा मेथड। अब इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे एक एक करके क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सी निकालने के लिए आपको पास इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। और ये इस तरह से किया जाता है, यकीन मानिए ये इस तरह भी नहीं रहता है। यहाँ तो मैंने मेथड बताया है, आप मान लीजिए पहले से ही किसी ने एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इस तरह का कर दिया, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि हम फंक्शन को क्या लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए 1/x है, तो कहता है कि सर 1/f(x) लिखिए और f(x) की वैल्यू 1 कर दीजिए, सॉरी x कर दीजिए, तो 1/f(x) हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, तो ये हम लोगों को करना है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अपना, लिखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग ने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इसको आप आराम से अटैम्प्ट करिए। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x², 1 + x + x², है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अब उसको देखिए। तो एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स की आपको वैल्यू दी हुई है ना। क्वेश्चन को ही मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ।
1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो लिख ही सकते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, ये dx और y सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx। सेपरेट हो गए, x की पार्टी एक तरफ, y की पार्टी दूसरी तरफ। तो अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों तरफ, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 टाइम्स इसी का डिफ्रेंसीसन, जैसे 1/2 करेंगे तो यहाँ 2 तो लिख ही सकते हैं ना, तो ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ln ऑफ x, और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो मैं कहूँगा इसी तरह से सिंप्लीफाई करके छोड़ दीजिएगा, जो होगा देन एंड देयर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपको ये कैसे सॉल्व किया पता चला, और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व सबकी जो क्लास है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर IITN पे पड़ी है। तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्टूडेंट हमारे भाई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाओ JEE मेन क्रैश कोर्स, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी और कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर उतना पढ़ने के बावजूद अगर आपसे JEE मेन का क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमारे से बात करिए, इतना होगा ही नहीं दोस्तों, आपसे हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आपने जो क्लास लिया था उससे अब हमारा इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब वो 4 नंबर तो मेरे रिजर्व, मतलब 4 क्वेश्चन तो मेरे रिजर्व हो गए। क्लियर, इससे भी 4 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स। इंटीग्रल कैलकुलस से देयर आर 4 क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेट से 4 आएंगे, फैक्टर थ्योरी से 2 आएंगे। इस तरह से हम आपको 22-23 क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे। एक क्वेश्चन लक पे छोड़ दीजिएगा, कुछ किस्मत को भी छोड़ देते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तो ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,7/2 एंड हैज स्लोप एट एनी पॉइंट x, y। आपको याद होगा मैंने स्लोप के बारे में डिस्कस किया था, dy/dx। ये आपको गिवन है और कह रहा है कि द ऑर्डिनेट, मतलब x, y का y ऑर्डिनेट होता है, आप निकालो, ऑन द कर्व हुज एब्सिसा इज -2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि dy/dx की वैल्यू दिया हुआ है, सीधे आप स्टेटमेंट लिख दीजिए 1 - 1/x²। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, है ना। ये सब तो फॉर्मेलिटी कर ही लोगे आप कि dy को लिखेंगे 1 - x², 1 - 1/x² टाइम्स dx। इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा y = x + 1/x + c। अब ये c निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। तो कह रहा है किससे पास करवा रहा है इसको, -2, -7/2 से। तो 7/2 = x, 2, 7/2 से पास होने का मतलब होता है दोस्तों, आप चाहो तो लिख लो, इट पासिंग थ्रू 2, 7/2, है ना, पूरा लिखिएगा आप लोग। तो 7/2 और यहाँ 2 + 1/2 + c, तो आपको ये 5/2, तो c की वैल्यू मिल गई 1। क्लियर, तो आपको कर्व मिल गया y की जगह पे x + 1/x + 1 के इक्वल। तो आपको एब्सिसा x = -2 के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, तो y निकाल लेते हैं। तो -2 - 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 - 1/2 विच इज़ -3/2। तो ये ऑप्शन अब देखेंगे कहाँ, यहाँ भी दिया होगा उसको टिक कर देंगे। अब -3/2 कौन सा है, IIM कलकत्ता। क्लियर, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, ये हमने अगला क्वेश्चन बता दिया। इसको एक बार देख लीजिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, क्या सीखा आपने, क्या सीखा ये बताओ। तो आपने ये सीखा कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट दिया जाता है तो दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx, और उसके बाद dy/dx को इसके इक्वल रखें। पता चला ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। वेरिएबल सेपरेबल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का मेथड दिया हुआ है कि कर्व एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, उससे c मिला, कर्व की इक्वेशन मिल गई, एब्सिसा -2 पे ऑर्डिनेट की वैल्यू भी मिल गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। आप चाहें तो और भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों,
लेकिन हम चाहते हैं कि इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और लिखिए हेडिंग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का जो कंसेप्ट होता है नाम से ही क्लियर है कि अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हमें यूज़ करने पड़ेंगे जिससे जो अपना ये पोर्शन है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम यहीं से सॉल्व करना भी बता देते हैं। ये एज ए टर्म अपीयर कर रहा है ना, और इसके क्वेश्चंस भी आए हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन आपका जेईई मेन का ही है जो पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, x + y + 1 को एक नया वेरिएबल उठा लेते हैं और ये मान लेते हैं t। लेकिन आपको आदत है कि x और y में सॉल्व करना, मतलब सिर्फ दो वेरिएबल में सॉल्व करना। तो dy/dx, तो 1 + dy/dx और 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या लिखोगे, dt/dx लिखोगे। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी और वो मिल जाएगी दोस्तों dt/dx - 1। क्लियर। अब आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं 2, तो वी गेट, आप 1 और 2 ये सब उठा के उसमें पुट कर दो, तो dt/dx - 1 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, t²। अब ध्यान से देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए दोस्तों। तो dt/dx इक्वल टू कितना मिला, तो 1 + t²। अब ये dt/1 + t² इक्वल टू dx तो लिख ही सकते हो, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो dx का इंटीग्रेशन x, और कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं, कोई रूल नहीं है इसका। तो ये हो गया आपका, है ना। आप चाहें तो, कई लोग कहते हैं कि सर नहीं आप इधर उधर कर रहे हैं, तो उसके लिए भैया ये है कि tan इनवर्स आप क्या लिखोगे, t इक्वल टू x + c। तो x कितना हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स x + y + 1 इक्वल टू x + c। ये तो देन एंड देयर पर डिपेंड करेगा, या अगर आप tan अप्लाई कर दें तो ये लिखेंगे आप x + y + 1 इक्वल टू tan ऑफ x + c, जहाँ c क्या है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है। तो इसमें क्या किया दोस्तों, आपको पता चला, कुछ पता ये चला होगा कि x + y + 1 का जो होल स्क्वायर है, कहो कि होल क्यूब कर दो तो अभी भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। x + y + 1 रहेगा दोस्तों, तो उसको कई मेथड से कर सकते हैं, लीनियर बना के कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में चला गया। तो इसमें आपको एक सेक्शन बार बार दिखता है, जिसको आप कुछ पुट करते हैं तो वो चीज़ें आराम से रिड्यूस हो जाती हैं। क्लियर। ये हमने पूरा कम्प्लीटली डिस्कस किया। dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें t और x में पहले सॉल्व करना है। और यहाँ से dt कहाँ गया, ये dt/dx - 1 को यहाँ उठा के रख दिया और ये t² हो गया। अब ये 1 को इधर ले गए, फिर नीचे लाए, tan इनवर्स बना, tan को हटाया तो tan इनवर्स को हटाया तो tan ऑफ x में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अपना ये डिस्कस कर लिया। अब लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर व्हेन y ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि x - y को मान लेते हैं t। तो यहाँ से 1 - dt/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका dy/dx आ जाएगी। तो dy/dx, एक मिनट गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। तो 1 - dy/dx क्या हो जाएगा, dt/dx कर दिया। तो यहाँ से dy/dx की आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो कि 1 - dt/dx इक्वल टू क्या बन गया, t² बन गया, कह सकते हो ना। तो ये एक प्रकार से -dt/dx की वैल्यू, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dt/dx हो गया 1 - t²। तो dt/1 - t², इसको आप लिख दो dx, इंटीग्रेट कर डालो। इसका मैंने वैसे ऑलरेडी बताया है 1/2 टाइम्स ln ऑफ, पहले प्लस फिर माइनस, तो 1 - t इक्वल टू x + c, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि t की वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 टाइम्स ln ऑफ, क्या माने थे t को, तो 1 प्लस कहाँ गया t, x - y अपॉन 1 - x + y इक्वल टू x + c। अब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है दोस्तों कि y 1 पे 1 है। इसका मतलब क्या होता है, ये मैं बता दूं। इसका मतलब होता है x = 1, y = 1। ये x की वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें x = 1, y = 1 पुट कर दीजिए। तो वी गेट, डायरेक्टली लिखता हूँ,
1/2 टाइम्स 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएंगे सब, ln ऑफ 1 अपॉन ये भी आपस में गायब हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस, आप ध्यान से लिखो तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 प्लस सी, ये तो गायब ही हो गया, तो सी आपका आ गया -1। क्लियर। तो ये कर्व की इक्वेशन आप यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो 1/2 टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये कितना हो गया आपका, तो ये आ गया x माइनस 1। तो अब ये ऑप्शन ढूंढना है, आप इसको चाहें तो 2 को इधर ला सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ना। अब देखो ये कैसे है, तो ये 2 को इधर लाओगे ना तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होगा, और इन भाई साहब को एक्सचेंज करेंगे ऊपर नीचे, आप ध्यान से देखिए, इन भाई साहब को ऊपर नीचे एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, लॉ की प्रॉपर्टी से एक माइनस साइन आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ऑप्शन का ही गेम है दोस्तों, ऑप्शन में आप अलर्ट रहिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। इतना सब करने के बावजूद अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना तो वो सबसे बुरा होगा। इतना करने के बावजूद तो हम क्वेश्चन सही करके आएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, जान जी लगा के प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं सही होगा। तो इस तरह से ये रहा आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब आप हेडिंग लिखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको समझिए। तो इसमें क्या लिखते हैं कि dy/dx इक्वल टू f ऑफ x, y, where f of x, y be homogeneous in x and y of डिग्री 0। क्लियर। ये डिग्री 0 का ही रहता है नॉर्मली। तो पहली चीज़ तो होमोजीनियस इक्वेशन का ये फॉर्मेट है। क्लियर, फॉर्मेट। अब क्या होता है कि आप पूछ सकते हो कि सर ये बताओ, पहले तो ये यार बता दो कि होमोजीनियस पहचानेंगे कैसे, तब ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। पता चला कुछ आता ही नहीं है, आप पहुँच गए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो वहाँ क्या होंगे दोस्तों, तो कहोगे कि सर बेहोश हो जाएंगे। अरे भाई बेहोश नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे ऊपर यकीन है ना, यकीन मानिए मैं 100 में 80 के ऊपर दिलवा रहा हूँ ना मैथ में, काहे को परेशान हो रहे हैं, 90 के ऊपर भी पाओगे यार, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। तो आप वो लिखो, तो ये आप नोट करके लिख लेना, इफ़ एफ ऑफ x को लैम्डा x और y को लैम्डा y मानते हैं, और लैम्डा भाई साहब की पावर n बाहर आ जाता है एफ ऑफ x, y, जहाँ पे लैम्डा अपने नॉन जीरो हैं, तो उसको कहते हैं देन एफ ऑफ x, y बी होमोजीनियस इन x एंड y और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे कहते हैं हम लोग n को, हम सिंपली लिख देते हैं ऑफ डिग्री n। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल अगर देखना चाहें तो f ऑफ x, y ये अपना है x² प्लस xy माइनस y², ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है। और अगर आप लिखना चाहें तो f ऑफ x, y आप लिख सकते हो y² माइनस x² अपॉन xy, ये भी है आपका होमोजीनियस। तो इसमें स्टेप्स कैसे होता है दोस्तों, ये चीज़ देखो। तो इस तरह से ये डिग्री 0 वाला है, क्योंकि ऊपर 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, तो ज़्यादातर मुलाकात इसी से होगी आपकी। तो इसमें क्या होता है, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग, ये मैं अलग से लिखवा देता हूँ, कुछ और एग्जांपल देता हूँ, है ना। पहले तो होमोजीनियस कौन सा नहीं है, कहोगे कि सर आप पॉजिटिव सोचते हो, और अब सिचुएशन ये है कि हम जब तक ये नहीं विश्वास करेंगे कि कौन सा नहीं होगा, तब तक मैं कैसे आपको यकीन रखूँ। तो देखो दोस्तों, ये है आपका x² प्लस xy, और मान लीजिए प्लस x लिखा है, तो यहाँ पे ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये 2-2 डिग्री के हैं और ये 1 डिग्री का है। डिग्री हेट्रोजीनियस नहीं कहते यहाँ पे, है ना। केमिस्ट्री की तरह होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ रहे हो तुम लोग। अरे भाई ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग होती है, यहाँ पे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कहा जाता है। क्लियर, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम लोग सीखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। तो देखिए दोस्तों, मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि होमोजीनियस में क्या करिएगा, x को लैम्डा x और y dy/dx पहले निकाल लीजिएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एक तरफ रहेंगी। हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही पढ़ना है,
तो dy बाई डी एक्स एक तरफ आएगा और बाकी सारी चीज़ें अगर दूसरी तरफ आती हैं और x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं और वो होमोजीनियस अगर कन्फर्म हो जाता है तो ये मेथड लगाएंगे। तो अगर हमने f ऑफ x, y लिखा है dy बाई डी एक्स को, तो यहाँ पे दोस्तों पुट करने का ये है तरीका कि आप y बाई एक्स को एक नया वेरिएबल मान लेना। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू, आप चाहें तो ux लिखिए या vx लिखिए, तो हम इसको लिख देते हैं v ऑफ x। फिर dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा दोस्तों v प्लस एक्स टाइम्स dv बाई डी एक्स। ये इक्वेशन 2 है और ये दिया ही है। तो इन सब की हेल्प से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे बताइए, वेरिएबल सेपरेबल में। और वेरिएबल सेपरेबल के सारे मेथड पढ़े हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप है। दूसरा ऐसा भी दिख सकता है कि आप dy बाई डी एक्स ना निकाल के dx बाई डी वाई निकालें, और ये मान लीजिए कोई अनदर फंक्शन इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे अब हमने जैसे बताया कि x बाई वाई को अब नया वेरिएबल मान लेंगे। तो पुट x इक्वल टू v ऑफ y। तो dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा v प्लस वाई टाइम्स dv बाई डी वाई। तो ये जब सारी चीज़ें आप एक साथ यूज़ करोगे ना, तो फिर आपका ये भी आपका वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। क्या बोला मैंने, वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो वो चीज़ आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी कभार हमारे पास चॉइस होती है कि हम dx बाई डी वाई लिखें या dy बाई डी एक्स लिखें। तो जहाँ चॉइस होगी वहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को, जो भी यहाँ पे रहेगा तो रेशियो में रहेगा, जैसे हमने बताया कि डिग्री 0 वाला, तो डिनोमिनेटर को आपको सिंपल से सिंपल रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास चॉइस नहीं है, जैसे कहीं कहीं हमारे पास चॉइस नहीं रहेगी, तो इस केस में आपका x बाई वाई का ये एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए और इस केस में ये पूरा y बाई एक्स का फंक्शन हो जाना चाहिए, तब ये मेथड वर्क कर जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दूंगा। तो अब आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, ए कर्व पासिंग थ्रू 1, पाई बाई 6, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज गिवन बाई y बाई एक्स प्लस सेक ऑफ y बाई एक्स, x ग्रेटर दैन 0, देन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाई। तो आपको ध्यान से देखिए, मैंने आंसर भी लिख रखा है। तो कुल मिला के आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y मैंने क्या बताया था, तो आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और ये आपको दी हुई है y बाई एक्स प्लस सेक ऑफ y बाई एक्स। ये y बाई एक्स का एक्सप्रेशन है, तो ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि सर ये तो होमोजीनियस है। फिर क्या बताया था, y बाई एक्स को नया वेरिएबल मान लेंगे, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आप लिखोगे प्रोडक्ट रूल से v प्लस एक्स टाइम्स dv बाई डी एक्स। तो अब देखिए क्या मिलता है, तो वी गेट, आपको क्या मिलेगा, ये v प्लस एक्स टाइम्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे y बाई एक्स को क्या रख दोगे, तो v, और ये सेक ऑफ v हो जाएगा, ये v कैंसिल हो जाएगा, और आप देखोगे तो ये कॉस ऑफ v dv इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं, तो कॉस का इंटीग्रेशन दोस्तों साइन, तो दिस इज साइन ऑफ v इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c, और साइन ऑफ v का मतलब कि साइन ऑफ, इसको क्या लिखोगे, y बाई एक्स, एंड दिस इज़ ln ऑफ x प्लस c। अब c निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो क्या दी हुई है बताइए, तो आप लिखोगे कि ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, 1,6 से, तो इट पासिंग थ्रू क्या लिखोगे, 1,6 पाई बाई 6, तो ये इसमें रख दो, तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 इक्वल टू ln 1 होता है 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाती है 1/2। हैंस इक्वेशन ऑफ कर्व देखिए क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व इज़ क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ये 4 ऑप्शन का सवाल है, वैसे IIT जेई का क्वेश्चन है, ये जेई में कभी भी पूछा जा सकता है
और किसी के पेपर में आ जाए तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से दोस्तों इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। वाई बाई एक्स का फंक्शन है तो हमने क्या टेक्निक बताई थी कि वाई बाई रटना नहीं है, एकदम नहीं रटना है, कभी मत रटना। वाई बाई एक्स का फंक्शन है तो वाई बाई एक्स को यू मान लेना या वी मान लेना, जो अच्छा लगे वो मान लेना। और एक्स बाई वाई हो तो आप एक्स बाई वाई को नया वेरिएबल मानोगे। एक चीज़ मैं ये भी बता रहा था कि कहीं कहीं हमारे पास चॉइस होती है और कहीं कहीं हमारे पास चॉइस है ही नहीं। तो जब चॉइस नहीं रहेगी तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो एक्स बाई वाई अगर दिया है तो एक्स बाई वाई को यू मान पाएंगे, और चॉइस रहेगी तब तो फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। यह है कि द कर्व अमॉन्गेस्ट द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू 1, 1 इज़ गिवन बाय। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले आंसर निकाल लें फिर ऑप्शन कन्फर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो डी दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी हमने बताया था कि आसान रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2xy। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या है, ये होमोजीनियस है, इसको कैसे डील करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि ये डी वाई बाई डी एक्स है और इसको 1/2 टाइम्स आप वाई बाई एक्स और ये -1 वाई बाई एक्स करके तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसको नंबरिंग 1 करते हैं। अब इसी में पुट कर देते हैं दोस्तों, क्या बताया था, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दें यार। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तब देखिए थोड़ा सा क्या क्या बनेगा, इत्मीनान से देखिएगा। तो ये बन गया आपका v प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, क्लियर। और इधर 1/2 टाइम्स ये बन गया v माइनस 1/v। तो इस भाई साहब को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं v/2 माइनस 1/2v माइनस v। तो ये माइनस v/2 माइनस 1/2v बन जाएगा। तो ये एलसीएम लोगे तो 2v विथ नेगेटिव साइन और ऊपर v स्क्वायर प्लस 1। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए ना। तो आप ये 2v टाइम्स अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डी वी प्लस डी एक्स बाई एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 और इन प्लस ln x, और कांस्टेंट को गायब करने के लिए दोस्तों हमने क्या लिख दिया, ln c लिख दिया, क्लियर। तो अब y की वैल्यू, v की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो पहले लॉग को कंबाइन कर लो। तो वी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, c। तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सी एक्स आएगा। और 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x के इक्वल। ध्यान से देखो दोस्तों, ये 1, 1 से पास भी हो रहा है, ये 1, 1 से पास हो रहा है। तो यस कहोगे कि ये तो हो ही गया सर 1, 1 से पास, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या है, सर्किल का सेंटर कहाँ है, 1, 0 विच इज़ लाइज ऑन x एक्सिस। तो अब देखते हैं क्या है। तो सेंटर ऑन y एक्सिस, ये तो गलत हो गया, सेंटर y, ये सब तो इलिप्स और हाइपरबोला तो आए नहीं। मतलब कुल मिला के आंसर ला दें तो अपना काम बन जाए। आपको याद होगा दोस्तों, जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैं करा रहा था तो उसमें एक बोला था ना कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो उसमें यही तो निकाले थे डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली याद है तब तो कुछ कहना ही नहीं है, ये सब पूरे से बच जाएगा। और अगर नहीं भी याद है तभी भी हम क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। आपको क्या करना है, बस मेथड को याद रखना है कि होमोजीनियस में क्या करते हैं, और उसके बाद सॉल्विंग वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन आपको बेसिक आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिन दोस्तों को हमारा इंटीग्रेशन, मान लीजिए जिनका वीक है, वो इंटीग्रेशन की क्लास ज़रूर कर लेंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा दोस्तों, 4 नंबर बहुत होता है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे की NIT है उसमें अगर 12,000 रैंक आ रही है और उसके स्कोर में मैं 4 चौका 16 नंबर ऐड कर दूं तो वो 12,000 से सीधे पहुंच जाएगा 1,500 से 2,000 के बीच में। इतना फ़र्क पड़ता है आपका, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा।
तो ये आपका पूरा हमने कंसेप्ट बता दिया। द कर्व अमंग द फॉलोइंग, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको सी निकाला गया है और ये सब फॉर्मेलिटी कर लेना। मेरे पास थोड़ी जगह कम थी, अब ये जब मिल जाएगा तो 1,1 से पास करा के सी की वैल्यू 2 नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे ना। और फिर ये भी डिसाइड कर लोगे। और सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। कई तो जल्दीबाजी में ये ऑप्शन टिक कर देते हैं और कहते हैं कि सर गई भैंस पानी में, है ना। फिर कहते हैं कि अगर पे सब पानी फिर गया, तो वो चीज़ नहीं करनी है हम लोगों को, एकदम नहीं करनी है और इन्जॉय करना है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है वो आपका जेईई मेन में नहीं आएगा, वो लिखने के लिए मैंने लिख दिया था। अब जो जेईई मेन में, और उसको हम डिस्कस करेंगे आपका जेईई मेन के बाद जब एडवांस की क्रैश कोर्स चलेगी तो उसमें मैं कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा दोस्तों। मुझे याद रहेगा कि मैंने जेईई मेन के लिए आपको नहीं बताया है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीमेंचिया। तो लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पहले टाइप लिखते हैं। हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ना है, लीनियर। तो इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे लीनियर कह दिए, लीनियर का मतलब कि जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। और हमें फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, मतलब dy/dx ही होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो dy/dx आ गया तो अब आपको y दिखना चाहिए और कुछ और दिखना चाहिए। तो वहीं लिखा हूँ dy/dx और y और ये कुछ और। ये जो p और q है ना दोस्तों, ये या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, मतलब इसमें ये जैसे 2, 3, 4, 5 टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, और या तो आप कहोगे कि ये कांस्टेंट हो जाएं या क्या हो जाएं, आपके x के फंक्शन हो जाएं। इसमें y नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें y रहता है तो फिर इसको लीनियर नहीं बोलेंगे। उस तरह की इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसका मेथड मैं अगला बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद। तो अब इसको मेथड, इसको सॉल्व करने का देखते हैं मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक फैक्टर लाते हैं, उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको IF कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और ये हो जाता है e की पावर इंटीग्रेशन pdx। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में IF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर pdx टाइम्स dy/dx, और प्लस क्या लिखोगे py इंटू ई की पावर pdx इक्वल टू q इंटू ई की पावर pdx। आपको याद करते समय इतना नहीं याद रखना है, मैं मेथड बता दूंगा। तो आप देखोगे तो ये दोस्तों हो जाएगा d/dx ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, और इधर हो जाएगा q इंटू ई की पावर pdx। ये पूरा आपका x का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हो y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx इक्वल टू एक बड़ा सा इंटीग्रेशन q इंटू, आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्रॉस है मतलब मल्टीप्लाई है, e की पावर pdx और ये यहाँ पे dx। तो आपको क्या क्या स्टेप लिखना है दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हमेशा जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो आप उसको इस फॉर्म में लिखिए, स्टेप 1। दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, मैं वो लिख ही देता हूँ, है ना। तो जैसे स्टेप, तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप dy/dx प्लस p टाइम्स वाई इक्वल टू q फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 2 आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लेंगे IF, जिसकी वैल्यू है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। स्टेप 3 आप सॉल्यूशन लिख देंगे y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF और यहाँ पे dx। क्लियर। तो ये आपको हमने पहला फॉर्म बताया। अब इसमें एक दूसरा फॉर्म भी होता है, x और y को एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले इसको बोर्ड पे जो लिखा है उसको आराम से आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको क्लियर हो गया ना, तब आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसका कह रहा है कि y ऑफ x सोल्यूशन है, तो आपको y ऑफ e की वैल्यू बतानी है। तो देखिए x ln x टाइम्स dy/dx
प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, तो 2x ln x दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x ln x से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स प्लस 1/x ln x टाइम्स y इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर 1/x ln x dx। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अगर ln x को t मानोगे तो ये हो जाएगा e की पावर log ऑफ बेस e, और यहाँ पे भी ln x, तो ये फाइनली ln x के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब सोल्यूशन ये कैसे हुआ एक बार फिर से बताता हूँ। ln x को आप मानिएगा t, तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन ln t, और ln t को हम लोग t को फिर ln x लिख सकते हैं, log वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये ln x आ जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ d हमने बताया था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर y इंटू ln x इक्वल टू, इधर हम 2 में ln x से मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, तो इसका आपने याद करवा रखा है। तो y ln x इक्वल टू क्या याद किए थे जी, तो x ln x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट, आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, और ये 2 टाइम्स -1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो जो कर्व है वो मिल जाएगा y ln x इक्वल टू 2 टाइम्स x ln x माइनस एक्स प्लस 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप कहोगे कि y ऑफ e पूछ रहा है, तो y ऑफ, देखो इसी में मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो पुट x इक्वल टू e, तो e पुट करने से क्या होगा, ये y और ln e होता है 1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स e माइनस e प्लस 2, तो आपको y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और y इक्वल टू 2 का मतलब होता है दोस्तों कि हमें y ऑफ e की वैल्यू मिल गई 2। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब x की वैल्यू, ये सवाल ही उठता है 1 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया था। इस क्वेश्चन में दोस्तों नई चीज़ क्या है ये मैं बता रहा हूँ। नई चीज़ ये है कि इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको y की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये है नई चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा लेते हैं, c निकाल लेते हैं और उसको फिर पुट कर देते हैं। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया सा तड़का मार के इसको कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट मैं समझूँ, एवरीथिंग इज़ डन। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ कर्व पासिंग थ्रू 1, -2 एंड हैज स्लोप, अगेन स्लोप आ गया, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको, आप कहोगे सर ये गिवन है x² माइनस 2y अपॉन x। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखिए दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 2x टाइम्स y इक्वल टू x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिख देंगे, e की पावर p dx, और p का काम कौन कर रहा है 2/x, तो ये e की पावर 2 ln x हो गया, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln ऑफ x² हो गया, और ये फाइनली हो जाएगा x² के इक्वल। क्लियर। तो सॉल्यूशन अब लिख देते हैं, फटाफट करते जाइए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, क्या लिखोगे बताओ, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू, इधर x में एक और x² से मल्टीप्लाई किया dx, तो ये हो गया y(x² इक्वल टू x³ बन गया है, तो x की पावर 4/4 प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, c निकाल लेंगे पहले, कहाँ से पास कर रहा है ये 1, 2 से, तो इट पासिंग थ्रू, इट पासेस 1, -2 से, तो ये रख दो, तो -2 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू, यहाँ पे रखोगे तो 1/4 प्लस c की वैल्यू, तो c कितना आ गया देखिए, तो c आ गया, इधर जाएगा ये -2 माइनस कितना लिखोगे, तो 1/4, तो -9/4 के इक्वल, तो ये आपको c मिल गया। हैंस आप कह सकते हो कि y(x² की वैल्यू मिल गई है x की पावर 4/4 माइनस 9/4। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई x²। अब इसमें देखना है कि कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, अब ये चारों ऑप्शन में देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर √3 रखेंगे
तो रूट एक्स की पावर 4 हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 हो जाएगा 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो क्लियरली ये क्या है आपका करेक्ट आंसर, बी फॉर IIT बॉम्बे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग क्वालिफाई कर जाओ और सब पहुँच जाओ IIT बॉम्बे एक साथ, है ना, मिशन IIT बॉम्बे। तो वो चीज़ करना है। क्लियर? तो ये कैसे किया गया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, एक तरफ ले गए, लीनियर कन्फर्म हुआ, IF निकाले, IF से मल्टीप्लाई किए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाले। कर में 4 ऑप्शन में लल्लू पल्लू टाइप का क्वेश्चन है भाई, 4 ऑप्शन दिया हो तो चेक नहीं कर लोगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, करोगे कि नहीं तुम लोग? आप सब कर सकते हो दोस्तों, आप सब लोग कर लोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन तो और भी कर सकते हैं लेकिन इतना सफिशिएंट है, आप लोग करिएगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे हो जाता है y⁴n, जहाँ पे n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि अगर 1 हो जाएगी तो आप इसको रिड्यूसिबल ये वेरिएबल सेपरेबल में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, तो इसमें बस मेथड को याद रखिए, आप y⁴n से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे तो ये 1/y⁴n dy/dx प्लस p, और ये क्या हो जाएगा y⁴1 - n इक्वल टू q। अब आप पुट करेंगे y⁴1 - n को t मान लेंगे तो ये 1 - n टाइम्स dy/dx, 1 - n टाइम्स क्या हो जाएगा y⁴ n dy/dx, ये क्या बन जाएगा आपका dt/dx के इक्वल। तो आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये आप जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे तो 1/1 - n टाइम्स dt/dx है ना। ये एक्चुअली हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और इसको तो हमने आपको क्या बनाया था t, तो p इंटू टी इक्वल टू क्यू लिख दोगे तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इजीली कन्वर्ट मिलेगा और उसके बाद उसको फॉलो कर लेंगे। ये होता है बर्नौली। इसका एक और टाइप होता है, आप चाहो तो लिख सकते हो f' इंटू dy/dx हो और प्लस यहाँ पे f ऑफ y, और यहाँ पे कोई p और q फंक्शन हो तो आप यहाँ पे पुट f ऑफ y को आप t मान सकते हैं। तो f' इंटू dy/dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dt/dx। तो ये पूरी इक्वेशन जो है ना दोस्तों, ये p और q बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ये dt/dx प्लस t इंटू पी इक्वल टू क्यू, ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट वाले का नाम नहीं है, इस वाले का तो नाम है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और ये वही साइंटिस्ट है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो फिजिक्स में पढ़ते हो, बर्नौलीज इक्वेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्सिस्ट एंड मैथमेटिशियन, तो उसी के नाम पे ये है बर्नौली इक्वेशन। और ये ऐसे क्लासियस इक्वेशन कहते हैं। आप वो मत जानिए, बस ये जानिए कि इसको टी मानेंगे तो ये dt/dx में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस केस में भी p और q आपके कांस्टेंट्स होंगे और फंक्शन ऑफ x होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको एक और टॉपिक है वैसे इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं क्वेश्चन भी साथ में करा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हो गया, अब आप लिखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्या है, सिंस dy/dx माइनस वाई टाइम्स tan ऑफ x इक्वल टू -y² सेक ऑफ x दिया है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, -y² से डिवाइड कर देते हैं, तो -y² dy/dx प्लस 1/y टाइम्स tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेक ऑफ x हो गया। देखते जाना एक एक करके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि 1/y को t मान लेंगे, जैसे कि हम बता रहे थे बर्नौली टाइप का है। तो -1/y² इंटू dy/dx, डिफ्रेंसीसन कर रहा हूँ बेसिकली, ये क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट तो क्लियर ही है। अरे भाई इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो y की पावर -1 का कितना होता है, -1 बाहर आता है, y की पावर -2 इंटू dy/dx, और t का क्या करेंगे dt/dx।
तो इसको हम लोग dt/dx लिख देंगे, ये अपना t हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा dt/dx प्लस tan x इंटू टी टाइम्स इक्वल टू सेक ऑफ x। अब ये लीनियर हो गया है तो लीनियर का IF निकालिए, तो IF हो जाएगा e की पावर tan x, और e की पावर tan x होता है ln ऑफ sec x। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं IF का तो c नहीं लगाते हैं, क्योंकि e की पावर जैसे यहाँ c भी लगा भी देंगे प्लस c, तो e की पावर c मल्टीप्लाई होगा और वो इंटायरली कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से e की पावर c मतलब एक्सपोनेंट मतलब क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम लोग c अप्लाई नहीं करते, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो sec x का इंटीग्रेशन tan का होता है ln ऑफ sec x, तो ये क्या बन गया फाइनली sec ऑफ x, ये लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन इज़ आप लिखोगे t इंटू सेक एक्स इक्वल टू, इसमें पहले sec मल्टीप्लाई कर दो तो sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और ये हो जाएगा t इंटू सेक ऑफ x। और t किसको माना था दोस्तों उसको पुट कर दीजिए, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रहेगा, रियली सॉरी दोस्तों। तो t कितना माना था आपने, तो t आपने माना था 1/y को, तो 1/y इंटू सेक ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया आपका tan x प्लस c। अब ये इसको जिस फॉर्म में आपको ले जाए उस फॉर्म में आप कन्वर्ट हो जाइएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग देन एंड देयर ये सारी सिचुएशन तो हैंडल कर ही सकते हैं। तो इसमें वही था कि आपको हिट एंड ट्रायल से या अटैम्प्ट करते हुए कभी कभी हमें 2 बार अटैम्प्ट करना पड़ता है, जैसे एक अटैम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरा अटैम्प्ट मारना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमें फाइनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ले जाना है, IF निकालना है और फिर सॉल्व करना है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, तो आप अगली हेडिंग लिखिए इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। इस पे भी बेस्ड कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हम इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन को ध्यान रखते हैं तो। वैसे बुक्स में दोस्तों बहुत सारी इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन आपको उनको ध्यान नहीं देखना है, इसमें स्पेशली 3 को आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन है क्या, क्या है भाई क्या है। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग वो फैक्टर जो इंटीग्रेट करने के लिए लाए थे, उसी तरह से इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको कंबाइन करने से चीज़ें आसानी से इंटीग्रेट हो जाती हैं। ये होता है आपका इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। जैसे देखते हैं, तो देखो दोस्तों अगर इस तरह का सिर्फ दिया है तो आप कह सकते हो कि x और y अगर फंक्शन ऑफ x है तो हम y को सीधे बाहर नहीं कर सकते, लेकिन और इस तरह का अगर लिखा है x dy तो आप तुरंत इंटीग्रेशन कॉमन लेंगे और ये लिख देंगे y dx प्लस x dy, और ये आप कंबाइन करके d ऑफ xy कर देंगे और ये फाइनली हो जाएगा xy प्लस कॉन्स्टेंट c। मतलब यहाँ पे हमें एक इंडिविजुअली करने के लिए y एज ए फंक्शन ऑफ x की डिमांड थी, क्योंकि y ऑफ x दिया था तो y को हम ऐसे बाहर नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ y का डिमांड था ना, डिमांड था कि नहीं था। लेकिन जैसे ही ये कंबाइन हुए तो कहोगे ना हम आपके हैं कौन, हम तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे बिना कोई डिमांड के, कोई डिमांड नहीं, आराम से इंटीग्रेशन हो गया। तो यही कहते हैं इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। तो वो कौन से 3 हैं उनको आपको याद रखना है। तो ये एक याद रखिए, x dy को क्या लिखते हैं, d ऑफ xy होता है x dy प्लस y dx, डिफरेंशियल कहते हैं इसको। दूसरा आपको याद रखना है d ऑफ y/x, तो ये होता है दोस्तों x इंटू डी वाई, मतलब x इंटू डी वाई। अब dy/dx न लिख के केवल dy लिख रहे हैं, माइनस y इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और तीसरा होता है कि d ऑफ x/y अगर है तो आप क्या लिखेंगे y dx माइनस x dy होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इनमें स्पेशली ध्यान रखिएगा कि नुमरेटर में मतलब जो लाइन है बटे की उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है। मतलब कहीं अगर ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको माइनस कॉमन लेकर कोशिश करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में दोस्तों इनकी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे y/x में यहाँ x स्क्वायर है, x/y में यहाँ y स्क्वायर है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। मेरी तरफ से ये 3 रखिएगा। वैसे खांची भर के दिए रहते हैं इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन किसी भी बुक में, किसी भी मटेरियल में, उसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप सिर्फ इन तीनों को ध्यान रखिए। कहते हैं ना एक तीर से कई शिकार, तो यहाँ 3 तीर से सारे शिकार कर लेंगे हम लोग, ये बात ध्यान रखिए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप होगा और इस चैप्टर का द एंड कर देंगे। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया, तो इसके बारे में बताया कि वो कॉम्बिनेशन जिसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकें।
एक साथ वो कंबाइन, नाम ही है इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ कंबाइन होने से चीज़ें आसानी से इंटीग्रेट हो रही हैं। जैसे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आपको करना है, फिर आपको डी ऑफ वाई बाई एक्स को याद रखना है, डी ऑफ एक्स बाई वाई को याद रखना है। तो सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन। तो अब लिखिए आप लोग हेडिंग क्वेश्चन करिए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि इफ़ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन देन एफ ऑफ -1/2 इज़ गिवन बाई, मतलब एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y टाइम्स 1 + xy dx इक्वल टू x टाइम्स dy। क्लियर? मान लीजिए पहले स्ट्रोक में मेरे को लगता है कि ये आपका इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन है। मैं आपके सामने अटैम्प्ट कर रहा हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर से सोचेंगे। तो ये आप ओपन कर दीजिए। तो y dx प्लस कहोगे कि x इंटू वाई स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स डी वाई हो गया। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक भी सही है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको हमने क्या बताया था, अभी आपको सिखाया था कि x बाई वाई लिखते हैं और इसको लिख देंगे माइनस एक्स डी एक्स। अब आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन के बाद, तो ये आप लिखोगे x बाई वाई इस इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब ये कर्व भाई साहब कहाँ से पास हो रहे हैं, वो तो 1, -1 से। तो इट पासिंग थ्रू 1, -1। तो इसको इसमें रख दो। तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 1 रखोगे तो -1/2 प्लस c। तो c की वैल्यू दोस्तों हमें मिल जाएगी -1/2। तो कर्व मिल जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1/2। तो आप ध्यान से देखो तो आपको मिल गया y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल चुका है। तो ये कितना हुआ, ध्यान से देखिए। तो x बाई वाई की वैल्यू मिल गई। एक बार चेक कर लीजिए कि कैलकुलेशन सही है ना। एक बार देख लेते हैं इसको, 1 मिनट। x यहाँ तक तो सही लग रहा है। क्लियर? सही है ना यहाँ तक? अब देखते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, और किससे पूछूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो क्या लिखोगे, y की वैल्यू हो गई सर, आप लिखोगे -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी को आप बोल रहे हो एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ -1/2 निकाल लो यार। तो एफ ऑफ -1/2 हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखोगे, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 अपॉन 1/4 प्लस 1। तो ये 5/4 4/5 आ जाएगा फाइनली। तो आंसर इज़ अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद जाएंगे हम लोग IIT के बाद, है ना। किसके बाद जाएंगे? IIT के बाद, लेकिन पहले IIT में तो पहुँचेंगे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। आप खुश भी हो जाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो जाइए और हमारे साथ लगे रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, बहुत सारे दोस्तों को जोड़िए। कहते हैं दोस्तों 1 और 1 11 होते हैं, वो किस लॉजिक से, तो 1 और 10 दोस्तों को लाओ, जोड़ो। अपने जूनियर सीनियर जो भी हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा भी उम्मीद पाले हैं कि मुझे IITian या NITian या IIITian बनना है, तो उनको मैं बनाऊंगा दोस्तों। विवेक सिंह बनाएंगे। अगर NDA में भी जाना है तो मैं भेजूंगा उनको। तो आप उनको मेरे से जोड़ दीजिए, बस मैं उनको पहुंचा दूंगा। ये हमने बता दिया इफ़ ए कर्व पासिंग। तो ये क्या किए, समझ में आया? जैसे कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम आपका dy/dx निकालेंगे और इसको लीनियर बर्नौली में ले जाएंगे। दोस्तों आप ले जा सकते हो। मेरे को एक इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कराना था, तो मेरे को सबसे आसान यही दिखता है। अब मैंने इसी को निपटा दिया। तो आप भी अगर निपटाना चाहें तो निपटा सकते हैं। माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो जाल फेंकी गई है। अगर हम थोड़ा सा भी इधर हो गए ना, तो मैं ही मछली बन जाऊँगा और तड़प रहूँगा इधर यहाँ पे। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारी तरह आप मछली मत बन जाइएगा, आप एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। तो ये कंप्लीट मैं मानूँ, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ डन, क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो वो लिख ही लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, बता ही देता हूँ। लिखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल कर्व्स। आप ऑर्थोगोनल कर्व्स पे फोकस करिए, ट्रेजेक्ट्री को भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, पानी में जाए।
तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जैसे दो कर्व हैं और दो 5 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व, और अगर पांचों जगह जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री बन गया तो उनको हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व कहेंगे। लेकिन अगर ऑर्थोगोनल कर्व 4 जगह इंटरसेक्ट 5 जगह इंटरसेक्ट किए और 3 जगह 90 डिग्री बना, 2 जगह 90 डिग्री नहीं बना, तो उनको हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व नहीं कहते हैं। मतलब कुछ चमका, क्या चमका? तो टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज 90 डिग्री एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी चीज़ को मैं लिखूँगा, तो आप पहले लिखिए, टू कर्व्स are said to be orthogonal if angle of intersection is 90 degree at each and every point of intersection, every point of इंटरसेक्शन। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। अगर नहीं तो फिर क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? दो कर्व के बीच में, दोनों कर्व के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को ही दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब ये क्या होता है कि आपसे स्टेप टारगेट क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यहाँ पे कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऑफ कर्व। तो एक गिवन कर्व रहेगा, उसको हम लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसमें स्टेप होता है कि हम लोग, मैं बताता हूँ एक एक करके, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप आराम से पहले नोट कर लीजिए हर चीज़, फिर मैं एक एक करके 1 बाय 1 आपको डिस्कस करता हूँ। मेरे पेन की इंक ख़त्म हो गई है ना, आप लोगों को क्लैरिटी से दिखे इसलिए मैं इंक फिलअप कर रहा हूँ। तो लिख देखिए, ये मैं कह रहा था कि क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। अपना जो गिवन कर्व है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना ही सकते हो, तो फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। क्लियर? और हम लोगों ने अभी सीखा कि dy बाई डी एक्स अगर दोनों का निकालेंगे तो दोनों के dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट -1 होगा। उसके बाद करेंगे कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व, ये भी निकाल लेंगे। और ये जब मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। देखो बच्चों, ये क्या है, कितना भी हम पोथी ऐसे लिखवा दें, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा ना तब तक कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, उड़ गया सब। तो मैं लिखवाता हूँ इसके बाद क्वेश्चन। बस आप ये ध्यान रखिए, आपको तो ये बताया हूँ ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, सब तो पढ़ ही रखे हैं यार, तो कर तो लेंगे ही। तो इसी बात पे करते हैं एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पैराबोलाज इज़ गिवन बाई। फैमिली ऑफ पैराबोलाज का मतलब होता है, सिस्टम ऑफ पैराबोलाज का मतलब होता है कि हम यहाँ ए चेंज करेंगे और हमें वेरियस पैराबोलाज मिलते जाएंगे। तो देखिए स्टेप्स जो हमने बताया था, आप ये भी कर सकते हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, चारों ऑप्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें जिसमें दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाए, उस ऑप्शन को टिक कर दें। लेकिन हम इसको प्रॉपर मेथड बता रहे हैं दोस्तों। तो y = ax² दिया है, a कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार, तो ये हो जाएगा 2ax। क्लियर? अब a की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे 2x, और a की वैल्यू आपने उठा के लाया y बाई x², तो ये कितना दिखा आपको, 2y बाई x। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व है दोस्तों। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व क्या होगा, ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व, तो ये आप क्या लिखोगे, तो इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -dx बाई dy, है ना। और ये आप यहीं से ही लिख दीजिए, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आप सर dy बाई dx लिखो और इसको पलट दो नेगेटिवली। अब ये आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, x dx प्लस 2y
dy इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब ये ऑप्शन कहाँ है उसको टिक करके उठा के पटक देंगे तो कितना है आंसर, हमें अहमदाबाद जाना है हम लोगों को, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व निकालिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे निकालोगे समझ में आ रहा है ना। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाएगा और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व भी मिल जाएगा। ऑर्थोगोनल कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने भी आ जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो सी भी निकल जाएगा। ये लिखा रहेगा दोस्तों कि सी आर्बिट्री कांस्टेंट है। और उसके बाद ये हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। एक और बेहतर सा क्वेश्चन कराते हैं जो जेईई मेन का है और मुझे लगता है कि वो कभी भी आ सकता है क्योंकि वो हाइपरबोला के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन करके इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, द कर्व दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,6। वैसे चारों ऑप्शन 2,6 से पास करेंगे दोस्तों तो ये हमारे लिए बेकार हो जाएगा कल ना। हैज़ द प्रॉपर्टी सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट लाइंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये टेंजेंट नॉर्मल जो बताया था ना, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मेरा जो स्टूडेंट IIT बॉम्बे गया है उसी ने मेरे को इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। मैं क्या करता था पहले, इसको सॉल्व करने से पहले y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करके टेंजेंट की इक्वेशन लिखता था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते थे, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाते थे। लेकिन हम जो आपको कोऑर्डिनेट में बताते हैं कि एक ही लाइन को आप दो तरीके से सोचिए, दो तरीके से स्लोप लिखिए, उसने बस यही बताया था, है ना। अब वो स्टूडेंट का नाम क्या है, आप भी वैसे ही बनिए, उस तरह की बातें मत करिए हम कहेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, है ना। जब भी ये क्वेश्चन आता है उसकी एक बार मुझे याद ज़रूर आ जाती है। तो ये है दोस्तों H, और अभी तक का वो मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोरर इन हमारा स्टूडेंट है जेईई मेन में। 360 का जब जेईई मेन होता था तो उसके 306 नंबर आए थे। तो ये है 2H, 0 एंड दिस इज 0, 2K। ये मिड पॉइंट फार्मूले से तो हम लोग लिख ही सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट हो जा रहा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस लाइन के ये टेंजेंट है ना अपना, तो टेंजेंट के स्लोप को हमने बताया था कि f' लिखते हैं और इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कंसेप्ट से आप क्या लिख सकते हो इस तरह से। तो दिस इज माइनस k/h, ये सबसे शॉर्टकट है। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dx हो जाएगा माइनस y/x। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। ये तो अपना इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन निकला, d ऑफ x, y इक्वल टू 0। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू c हो जाएगा और 2,3 से पास करा देंगे। आप ये लिख देना कि इट पासिस थ्रू, क्या लिखोगे, ये कहाँ से भाई साहब पास कर रहे हैं, तो 2,3 कहीं होगा इसी पे, 2,3। तो हैंस 2 × 3 इक्वल टू 6c। तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 6। सो इक्वेशन ऑफ कर्व इज़ एक्स वाई इक्वल टू 6। यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से y इक्वल टू 6/x। ये कौन सा ऑप्शन है देखिए, कहाँ है, आंसर नंबर 3। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस तरह से ये क्वेश्चन को किया जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको प्लीज़ नोट करिए। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जो हमारे चैनल को जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ इन मैथमेटिक्स। जैसे हमारे 11th-12th के स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे, 11th वालों को तो समझ में ही आएगा नहीं बिना कैलकुलस के, तो 12th वालों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो उनको लग रहा होगा कि ये जनशताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, मोदी जी की बुलेट ट्रेन चल रही है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो दोस्तों आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचना है 2021 में, अभी 2020 है। तो मैं चाहूँगा कि आप आराम से सारे चीज़ें, हर चीज़ आप देखते रहिए, है ना। इसको एकदम प्रॉपर वे में करते रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए और हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए, है ना। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना बेटर रहेगा दोस्तों, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको मुझे सपोर्ट करना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत किया, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 शॉट में पढ़ाया, महा रिवीजन करवाया। और जो अगला टॉपिक है दोस्तों, कई स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर AOD से मत स्टार्ट करिए, आप फंक्शन पहले पढ़ा दीजिए, फिर लिमिट डिफरेंशिएशन को एक दिन मार दीजिए, एक दिन CND मार दीजिए और एक दिन AOD मार दीजिए। तो चलो दोस्तों अगला
कॉन्सेप्ट हम लोग फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, पढ़ना है ही, उल्टा सीधा पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारा मानना था कि हम AOD पढ़ाते, AOD ही पढ़ाएंगे दोस्तों। फंक्शन वंक्शन आप देखना, वैसे भी रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन मोड में हो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया एकदम अच्छी तरह से। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। जो आपके जूनियर जो 10th में भी होंगे ना, उनसे भी शेयर करना कि बेटा अगली साल जब जाओगे ना 11th में और मैथ पढ़ना होगा तो विवेक सर के यहाँ जाना, विवेक सर तुम लोगों को फुड़वा देंगे एकदम अच्छे से। तो बच्चों मैं हर चीज़ कवर कराऊँगा, इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए। हैप्पी लर्निंग, ईजी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे।